आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ऊपर दिखता हुआ QR स्कैन करके हमें आप सपोर्ट अवश्य करें, क्योंकि हमारी रीच इस समय रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए रेवेन्यू के लिए हमें आपकी सहायता है। कृपया अवश्य कंट्रीब्यूट करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग। अब आपको मैं दो बातें बताता हूं, उनसे दो बातों को आप रिलेट कर लीजिए और फिर सोचिए कि आप जो भी बात केजरीवाल जी ने कही है उससे आप क्या समझेंगे। बीजेपी 220 से कम रहेगी और इंडिया अलायंस को 300 के करीब मिल सकती है। और जो 7 सीट हैं आपकी दिल्ली में जैसे मैंने कहा कि अगर आप मुझसे 2 महीने पहले पूछते तो मैं 1 या 2 बोलता, लेकिन आज मुझे लगता है कि 7 सीटें बीजेपी हारेगी। ये जो अलायंस दिल्ली में इस बार, पहली बात केजरीवाल जी ने कही कि वो एक सनकी आदमी है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारे इंटरव्यू दे डाले हैं, उसमें से जो चुनिंदा बातें हैं वो चुन के बता रहा हूँ आपको। केजरीवाल ने एक बात तो ये कही कि भाई वो एक सनकी आदमी है और उसकी बीवी ने उसके साथ कैसे निभाया उसके लिए वो अपनी बीवी को धन्यवाद दे रहा है। लेकिन ये तो मान लिया ना कि सनकी आदमी है। खैर मेरे ख्याल से सनकी तो है या नहीं है, शातिर तो बहुत है बिल्कुल, क्योंकि एक शातिर आदमी जो है वो ही इस तरह का काम कर पाता कि वो धड़ाधड़ इंटरव्यू दिए जा रहा है और बिल्कुल बिना किसी चिकन के चेहरे पे एक भी जुम्बिश आए बिना झूठ बोले जा रहा है बिल्कुल कहीं कोई। अच्छा दूसरा, पहले से सेटिंग एडवर्टाइजमेंट चाहिए। स्वाति मालीवाल के बारे में नहीं पूछोगे, लिकर घोटाले के बारे में नहीं पूछोगे, कोई वक्फ घोटाले के बारे में नहीं पूछोगे, किसी भी घोटाले के बारे में नहीं पूछोगे, केवल मेरे बारे में पूछोगे, मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछोगे, मेरी अच्छी अच्छी बातों के बारे में पूछोगे, जो मैं कहूँगा वही पूछोगे। और मोदी जी से अगर तुम नहीं पूछ रहे हो तो तुम गोदी मीडिया हो। और इस सनकी आदमी ने एक प्रेडिक्शन भी किया। वो प्रेडिक्शन ये है कि हमारी जो है इंडी अलायंस की 300 सीटें आ रही हैं और मोदी जी की 200 से कम सीटें आ रही हैं। तो इसलिए आप ये भी मान लो कि केजरीवाल जो है वो पक्का प्रधानमंत्री बनेगा जेल से। ये भी एक नया रिकॉर्ड होगा कि जेल में रहते हुए प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि उसने जेल में रहने की लंबी तैयारी कर ली है। एक प्रश्न के उत्तर में उसने ये कहा कि नहीं भाई देखिए कि ये जो अगला चुनाव दिल्ली का होगा वो सुनीता जी के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा, वो मैं ही लड़ूंगा और जेल में रहते हुए लड़ूंगा और 70 की 70 सीटें लेके आऊँगा। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। जिस तरह से कॉन्फिडेंस 7 की 7 सीटें जीतने की है, अब लोग क्या है नैरेटिव ख़राब कर देते हैं बगैर मतलब में। अब आप ये बताइए कि रजत शर्मा को केजरीवाल का वो वाला इंटरव्यू 2019 का चलाने की क्या आवश्यकता थी, जिसमें केजरीवाल ये कहते हुए पाया जा रहा है कि हम 7 की 7 सीटें जीतने वाले हैं। ये अलग बात है कि 7 में से 6 सीटों पे नंबर 3 पे थे, 1 सीट में ही नंबर 2 पे आए थे। तो बात तो भाई केजरीवाल पक्की करता है, ये बता दूं आपको। अब वो कह रहा है कि भाई मैं सीएम से रिज़ाइन नहीं करूंगा। लेकिन सीएम से रिज़ाइन क्यों नहीं करेगा? सीएम से रिज़ाइन करने में भी परोपकार की भावना है, इसलिए नहीं करेगा। जी हाँ, परोपकार की भावना ये है कि कहना है कि भाई कि यदि मैंने रिज़ाइन कर दिया एज सीएम तो आपको पता है कि फिर बहुत सारे लोग अरेस्ट होंगे। अगला नंबर ममता जी का है। अच्छा एक बात पक्की बता दूं आपको, जिसका इसने नाम लिया है कि वो अगला अरेस्ट होगा वो हुआ ज़रूर है। तो अब ममता दीदी को केजरीवाल से सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए। इसने ममता दीदी का नाम ले लिया, कह रहे कि साहब अगली जो है वो ममता दीदी का नाम आ जाएगा, फिर कह रहे कि साहब पिनरई विजयन का नाम आ जाएगा, फिर कह रहे एम.के. स्टालिन का नाम आ जाएगा। ये सब लोग अरेस्ट होंगे, इनको भी रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं त्याग कर रहा हूँ परोपकार की भावना से। मैं अपने दिल पर पत्थर रख के, अपने मूल्यों से समझौता करते हुए, अपनी वैल्यूज़ को ताक पर रखते हुए, दूसरों के हित में मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। देखिए कितना बड़ा त्याग है। ऐसे त्यागी पुरुष को मोदी जी जो हैं वो कतई भाव नहीं देते, उसको अनुभवी चोर कहते हैं। ये अनुभवी चोर है, ये तो परोपकारी संत है। मोदी जी आप देखिए ये जो अभी इन्होंने स्टेटमेंट दिया है
और जो पूरी तरह से जो है वो करुणा से भरा हुआ है दूसरों के लिए, उसको देखते हुए आपको अनुभवी चोर वाला जो आपका स्टेटमेंट है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये अनुभवी चोर नहीं है, ये पूरी तरह से शातिर वाला है। हाँ जी, वो कच्चा बनियान गैंग वाला है ये, उससे नीचे का नहीं है। और भी क्या कहता है कि साहब कि मैं जी मेरे को तो पावर की क्या पड़ी है जी, मैं तो जी इनकम टैक्स कमिश्नर था जी। कमिश्नर नहीं बना था तब तक, डिप्टी कमिश्नर ही था। मैं तो जी कमिश्नर बन गया था जी, और मैं तो जितना चाहता उतना पैसा कमा लेता है जी। आपको पता है ना कि इनकम टैक्स वालों ने इसके खिलाफ डेफेमेशन का नोटिस दिया था, क्योंकि ये इंसिनुएशन कर रहा था कि इनकम टैक्स में रह के पैसे कमाए जाते हैं। तो इनकम टैक्स वालों ने भी इसको नोटिस दिया था कि तुम हमारी बदनामी कर रहे हो। अब आप ये सोचो कि इनकम टैक्स वालों ने भी इसका साथ नहीं दिया, जिनके लिए कह रहा है कि देखिए जी मैं तो इनकम टैक्स कमिश्नर था जी, मैं जितना चाहता उतना पैसा कमा लेता जी, लेकिन मैंने एक दिन रिज़ाइन कर दिया जी, और मैं रिज़ाइन करके घर आया, मैंने कहा मैंने तो रिज़ाइन कर दिया जी, अब मैं स्लम्स में काम करूँगा जी। एक बात और नहीं बताई, पूछी भी नहीं किसी ने। किसी को पूछना चाहिए था ना, जो सामने जो पिड्डी मीडिया बैठा हुआ था, जो ये कहता है कि साहब कि मोदी जी से यदि सवाल नहीं पूछा तो तुम गोदी मीडिया हो। और ये भाई लोग जो हैं, इनसे क्या सवाल, जब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इनसे ये नहीं पूछते कि भाई 1999 ने जो आपने परिवर्तन NGO बनाया था उसकी फंडिंग किसने की थी, फोर्ड फाउंडेशन ने आपको पैसा कैसे दिया था, आपने पैसा जो है क्या सरकार से परमिशन लेके उसने एक्सेप्ट किया था। जब आपको ये अधिकार नहीं है कि इस प्रकार की आप संस्था बना सकें कि कंडक्ट रूल्स में आप केवल लिटरेरी संस्था बना सकते हैं या फिर कोई कल्चरल संस्था बना सकते हैं, आप कोई इस प्रकार की एक्टिविस्ट संस्था बनाने का कोई नियम में आपको किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं थी, फिर भी आपने बनाई। और अब आप बता नहीं रहे हैं, आपने परिवर्तन बनाई। कबीर तो डायरेक्टली फोर्ड फाउंडेशन द्वारा फंडेड थी, और ये परिवर्तन जो थी वो राउंड अबाउट वे में फंडेड थी। आपने मैग्सेसे अवार्ड आपने जीता, कैसे जीता, क्योंकि मैग्सेसे अवार्ड कौन जीतता है, मैग्सेसे अवार्ड वही जीतता है जो US डीप स्टेट का कृपा पात्र होता है। उसी प्रकार से जैसे नोबेल प्राइज़ में भी US डीप स्टेट की सहमति आवश्यक होती है, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस में और नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर में, वो उन्हीं के द्वारा सैंक्शन होता है। बाकी जो है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, और ये 3 तो स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस देता है, ये तो ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है ना वो भी काफ़ी कुछ टेंटेड है। इसी तरह से ये मैग्सेसे अवार्ड है, तो मैग्सेसे अवार्ड लिया आपने तो इसका मतलब क्रिश्चियन वेस्ट जो है वो पूरी तरह से आपको एक तरह का ब्रांड दे रहा है और ठप्पा दे रहा है कि आप उनके आदमी हो। तो उनके आदमी थे आप, और अब कह रहे हो कि नहीं साहब मैंने तो जो है वो बहुत अच्छा काम किया और मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। ऐसा बताया जाता है कि आपने अपने 25 साल की जो नौकरी में आपको तनख्वाह मिलती उतना फंड आपने 1 साल में ले लिया था इन लोगों से। तो केजरीवाल जी, आप सनकी हो या शातिर हो, थोड़ा हमें क्लैरिफाई आपको करना पड़ेगा। फिर अब ये बताइए कि साहब मोदी जी बहुत ख़तरनाक आदमी है। मोदी जी हैं वो 1 नेशन 1 इलेक्शन पर नहीं वो काम कर रहे हैं, बकौल केजरीवाल जी, बकौल सड़ जी, बकौल घुंघरू सेठ, वो कोई बात नहीं कर रहे हैं किन्हीं भी घोटालों के अपने की। वो कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत ख़तरनाक है, कि मोदी जी जो हैं वो 1 नेशन 1 लीडर की थियोरी पे काम कर रहे हैं। और मोदी जी जो हैं उनको भी देखिए, ये भी परोपकार की भावना से वो कितना चिंतित हैं कि भाई भाजपा के अंदर क्या हो रहा है, इसके लिए उनको बहुत चिंता है। वो कह रहे हैं भाई जो मोदी जी हैं वो सक्सेशन बैटल लड़ रहे हैं। जैसे आप लोगों ने किसी ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में 1 नंबर से 10 नंबर तक मोदी जी के अलावा कोई लीडर आपको दिखा क्या? बाकी का नंबर 11 से ही शुरू होता है। और यदि कोई बैटल किसी के बीच में है तो वो आपस में नीचे वालों के बीच में हो सकती है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, उसमें तो मोदी जी रेफरी का काम करते हैं भाई। तो केजरीवाल जी का कहना है, वो बार बार कह के बता रहे हैं कि देखिए
ये नीचे वाले जो हैं उनको सबको ख़त्म कर रहे हैं और अमित शाह का रास्ता साफ कर रहे हैं। क्यों कह रहा है ये एक सटल मैसेजिंग कर रहा है कि देखिए एक गुजराती जो है वो दूसरे गुजराती को फेवर कर रहा है, तो दूसरों को वंशवादी कहने वाला जो है वो राज्यवाद कर रहा है। इस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे केजरीवाल जी। फिर कह रहे हैं साहब सबको हटा दिया, वसुंधरा को हटा दिया, खट्टर को हटा दिया, शिवराज चौहान को हटा दिया। शिवराज चौहान, खट्टर, ये तो सब ऊपर ही आएंगे। वसुंधरा अपने कर्मों से मरी हैं, ना उन्होंने बीजेपी के साथ विश्वासघात किया होता और ना उनकी ये स्थिति आती जिसमें वो हैं आज। तो ये कहना तो पड़ेगा कि सर जी जो हैं वो बहुत ही शातिर चालें खेल रहे हैं और कम से कम मीडिया स्पेस जो इस समय बिल्कुल एक तरफा हो चली थी, उसमें मोदी जी के अलावा और किसी को स्पेस मिल नहीं रही थी। खासतौर से जब वो इंडिया टीवी का इंटरव्यू दे रहे थे उस समय जब मैं देख रहा था तो देखा कि 1 लाख से ऊपर लोग यूट्यूब पे, खाली यूट्यूब पे इंडिया टीवी पे, क्योंकि नमो ऐप पे अलग से चल रहा था वो उस पर अलग से व्यूअर्स थे और उसके अलावा चैनल पे अलग से चल रहा था, उस पर अलग से व्यूअर्स थे। तो आप समझ लो कम से कम 3-4 लाख लोग कंकरेंटली उनको देख रहे थे लाइव। और हमारे सर जी का जो चल रहा था ना यूट्यूब पे, और कोई छोटा सा कोई चैनल था उस पर चल रहा था। भाई साहब आपको जानना चाहिए पूरे 531 लोग उसको भी देख रहे थे। हाँ जी, 531 लोग। तो अब मैं क्या कहूँ, अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहूँगा तो आप कहोगे कि मैं सर जी का मजाक उठा रहा हूँ, और सर जी को तो भाई मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सर जी आईआईटी में भी धोखाधड़ी करके गए, सर जी ने सरकारी नौकरी की उसमें भी धोखाधड़ी की, नौकरी सरकार की करते रहे, काम धंधा जो है विदेशियों का करते रहे, और अब जो है देखिए कितनी प्रगति इन्होंने की है। जेल से सरकार चला रहे हैं और चलाते रहेंगे, ये भी उन्होंने कह दिया। लेकिन 2 तारीख को विदाई तो उनकी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराएं।